ओके, तो डिस्क्रीट मैथ्स का ये क्वेश्चन पेपर 9 अक्टूबर 2023 को ये पेपर हुआ था। पेपर डेट 9 अक्टूबर 2023, इन सेम एग्जाम 2019 पैटर्न। तो काम शुरू कर देते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन पेपर में यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्टेक थी, या फिर प्रोबेबिलिटी पूछ लिया। प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकता। ए 1 2 3 दिया है, बी 1 2 3 4 5 दिया है, फाइंड करने को बोला है। आंसर नंबर 1 ए यूनियन बी पूछा है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है कौन से रहेंगे? 1 2 3 4 5। फिर नेक्स्ट पूछा है ए इंटरसेक्शन बी, कौन से एलिमेंट रहेंगे? 1 2 3। फिर नेक्स्ट ए माइनस बी, ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में होना चाहिए पर बी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? नल सेट। ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत होता है। किसी टेक्स्ट बुक में भी पढ़ लिया, ये गलत है। नल सेट ऐसे नहीं लिखा जाता, या तो ऐसे या फिर ऐसे, दोनों में से कोई एक लिख देना। ओके, तो ये हो गया 5 मार्क्स का सम था। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। आंसर नंबर 2, जिस जिस बच्चे ने ये किया होगा एग्जाम में, ये 3 सम सॉल्व, उसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। चलो आगे बढ़े, आसान था ना। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट Sn फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन 1। मैं बच्चों से कहता हूं स्टेप्स लर्न होने चाहिए। बोलो स्टेप्स, बोलो इसमें पहला स्टेप क्या रहता है? लेट Sn बी गिवन। फिर उसके बाद में स्टेप 1 क्या होता है? बोलो स्टेप 1 क्या होता है? प्रूव S1 होता है। फिर स्टेप 2 क्या होता है? बोलो जल्दी। एज्यूम यस Sk इज ट्रू। फिर स्टेप 3 क्या होता है? बोलो प्रूफ Sk प्लस 1 यूजिंग Sk। तो ये 3 स्टेप्स लगा डाला, सम पूरा सॉल्व कर डाला, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, तो पहले 2 स्टेप्स तो आराम से कोई भी कर लेता है। स्टेप 1, और एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते। जितने डिफिकल्टी लेवल के मैंने क्लास में करवाए उतने डिफिकल्ट लेवल एग्जाम में देखे भी नहीं गए। बहुत आसान सम्स है, तो करते हैं। स्टेप 1 गिवन, बोलो बच्चा गिवन Sn दिया हुआ है 1 प्लस Sn, ऐसे लिखता हूं मैं Sn 1 प्लस 3 प्लस 2n माइनस 1 इक्वल टू n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। स्टेप 1 क्या रहता है? बोलो बोलो प्रूव, टू प्रूव S1 इज ट्रू। इसके लिए क्या पुट करते हैं? बोलो पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1। तो LHS बताओ, LHS में पहली टर्म कौन है? 1 है। RHS क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर, क्या आया? 1। Therefore LHS equal to RHS. So therefore S1 is true. Step 2 क्या होता है? बोलो जल्दी। Step 2 assume Sk is true. Assume Sk is true. तो उसके लिए क्या करते हैं? बोलो n की जगह पे क्या लिखो? Sk 1 प्लस 2 प्लस 3 ट्वाइस, बोलो ना ट्वाइस k माइनस 1 इक्वल टू k स्क्वायर। ये ट्रू है, इज ट्रू, ये अज्यूम किया मैंने। ओके, अब स्टेप 3 सब लोग कोशिश करेंगे बोलने की। बोलो स्टेप 3 क्या होता है? प्रूव। स्टेप 3 प्रूव
SK प्लस 1 यूजिंग SK। तो उसके लिए क्लेम चाहिए होगा, क्लेम, क्लेम बोलो बाओ, क्लेम, क्लेम क्या है? क्लेम है n की जगह पे k प्लस 1 लिख दो ना, n की जगह पे k प्लस 1, SK प्लस 1, बोलो भाई 1 प्लस 3 प्लस बोलो 2 k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। सही बच्चे? तो किससे शुरुआत करो? आसान होता है LHS से। 1 प्लस 3 प्लस बोलो भाई ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस 1। ओके, अब बच्चों मेरे को बताओ इसके पहले की टर्म क्या आएगी? 1 प्लस 3 प्लस इसके पहले की टर्म, इसके पहले की टर्म, इसके पहले की टर्म ये होगी 2k माइनस 1 होगी ना। फिर लास्ट वाली टर्म क्या है? ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 माइनस 1। देखो ना इसके पहले वाली टर्म क्या रहेगी? 2k माइनस k प्लस 1 की जगह पे क्या लिखा है? सिर्फ k, बराबर है ना? k प्लस 1 के पहले कौन आता है? k के पहले k माइनस 1, k माइनस 1 के पहले k माइनस 2। इतना आसान है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं। इसके लिए क्या लिख सकते हैं बोलो? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? k स्क्वायर। अरे बच्चों ये गिवन है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं बोलो ना? k स्क्वायर। 2 इंटू k 2k, 2 1 जा 2 माइनस 1। ये ब्रैकेट सॉल्व की मैंने। ओके, ये ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आया? ये आया। ये किसके लिए आया? ये गिवन था, है ना? ये गिवन था। बोल बच्चे k स्क्वायर प्लस 2k, 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b द होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? k प्लस 1 द होल स्क्वायर। भाई ये समझ में आ रहा है आपको? a प्लस b द होल स्क्वायर क्या रहता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वही तो मैंने किया है सर। k प्लस 1 द होल स्क्वायर क्या रहेगा? k स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। नहीं सर वैसा तो नहीं है, देख बेटा सही से देख। k स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1 2k, 1 का स्क्वायर 1। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? k प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। k प्लस 1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो गाइस व्हाट यू कैन से, LHS इक्वल टू RHS। thus by mathematical induction SN is true, SN is true। तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स। चलो नेक्स्ट सम करते हैं। बहुत आसान सम है ये। लेट P be the sentence I'll study hard। let P sentence I will study hard, very hard। Q is the sentence I will get admission in IIT। स्टेटमेंट क्या है? If I study hard then I'll get the admission in IIT। राइट, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है if I study hard then I will get admission in IIT। ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट जो है वो क्या है? अगर आराम से देखा जाए, चलो इसको जो है ना मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये कौन है स्टेटमेंट एक्चुअल में? P implies Q। P implies Q है। If I will study hard then I'll go to IIT। then if then के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये P implies Q यूज करते हैं, बरोबर है ना? तो इनवर्स क्या होता है? मैं साइड में लिखवा के देता हूं। इनवर्स क्या होता है? देखो इनवर्स क्या होता है?
इनवर्स क्या होता है? इनवर्स इफ P इंप्लाइज Q, ऐसा अगर है तो इनवर्स क्या होता है? नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये इनवर्स होता है। फिर उसके बाद में कॉन्वर्स क्या होता है? Q इंप्लाइज P इंप्लाइज Q है। इफ P इंप्लाइज Q है तो उसका कॉन्वर्स क्या है? Q इंप्लाइज P, उसका कॉन्वर्स है। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? इफ P इंप्लाइज Q है तो उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? पहले नेगेशन Q लिखो, फिर इंप्लाइज नेगेशन P लिखो, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अरे पहले नेगेशन Q लिखो, पहले नेगेशन Q लिखो, फिर इंप्लाइज क्या लिखो? नेगेशन P। तो ये नोट मैं आपको लिखवा के देता हूं। इतना नॉलेज हो गया, बस हो गया, बरोबर है? कोई गलती तो नहीं है इसमें? यस। तो चलो भाई, तो मैं आंसर्स चालू कर देता हूं अभी। आंसर नंबर 1 कॉन्वर्स, आंसर 1 बोलो ना बच्चों। इनवर्स सॉरी, पहले इनवर्स निकालना है। इनवर्स का आंसर क्या आएगा बताओ, इधर कॉपी करो और बताओ। नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन Q, नेगेशन P इंप्लाइज नेगेशन, यहाँ पे कैपिटल यूज करना पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर ने कैपिटल यूज किए। हाँ, वो मैं बस कंसेप्ट बताने के लिए यूज किया। ओके चलो सेंटेंस बनाओ फिर। नेगेशन P, आई विल स्टडी हार्ड का नेगेशन क्या है? आई विल नॉट स्टडी हार्ड। आई विल नॉट स्टडी हार्ड। इफ आई विल नॉट स्टडी हार्ड then I will not get admission in IIT। समझ में आ गई मेरी बात? नोट को थोड़ा छोटा करके ऊपर रख देता हूं मैं। चलो आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 2 बोलो बच्चों, कौन सा है? कॉन्वर्स। कॉन्वर्स कैसे करते हैं? क्या आएगा इसका? P इंप्लाइज Q का कॉन्वर्स क्या आएगा? Q इंप्लाइज P, बरोबर है ना? इफ आई विल गेट एडमिशन इन IIT देन आई विल स्टडी हार्ड। आप एग्जाम में ऐसे दिमाग नहीं लगाते हैं ये सेंटेंस कैसे सही हो सकता है? इफ आई विल गेट एडमिशन इन IIT देन आई विल स्टडी हार्ड, ऐसे कैसे? ऐसे सोचते नहीं आप, लॉजिकली सोचते हैं, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज है ये, ठीक है? तो जैसे आ रहा है वैसे लिख दो, आप आपका दिमाग नहीं लगाते। 5 मार्क्स का समय, मस्त हाथ के मार्क्स है, इनको प्रैक्टिस करते हैं आप। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बात करते ना मेरे से, बोलो। नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन P, बोलो। इफ आई विल नॉट गेट एडमिशन इन IIT, इफ आई विल नॉट गेट एडमिशन इन IIT देन आई विल नॉट स्टडी हार्ड। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 पूरा समाप्त हुआ। ओके चलो, टोटल स्टूडेंट्स 100 है। टोटल स्टूडेंट्स 100 है। 100 कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, C++, पाइथन, ठीक है? तो लेट ए स्टूडेंट्स है वो स्टडी करते हैं C लैंग्वेज, B नाम के स्टूडेंट स्टडी करते हैं C++, C नाम के स्टूडेंट स्टडी करते हैं पाइथन, ठीक है? चलो गिवन
गिवन लिख देता हूं, गिवन कार्डिनैलिटी ऑफ ए, सी कौन स्टडी कर रहा है, इट इज गिवन दैट 65 स्टूडेंट स्टडी सी लैंग्वेज, 65, 45 स्टडी सी प्लस प्लस, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, कार्डिनैलिटी ऑफ सी, सी मतलब सी लैंग्वेज नहीं है, पाइथन, कितने स्टडी कर रहे हैं पाइथन, 42, 20 स्टूडेंट स्टडी सी एंड सी प्लस प्लस, एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन, सी एंड सी प्लस प्लस मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, बोल लो बच्चा, 20, 25 स्टूडेंट स्टडी सी एंड पाइथन, सी एंड पाइथन मतलब ए इंटरसेक्शन कितने है वो, 25, 15 स्टूडेंट स्टडी सी एंड सी प्लस प्लस एंड पाइथन, बी इंटरसेक्शन सी, ओके, फाइंड स्टूडेंट स्टडिंग ओनली सी एंड सी प्लस प्लस नॉट पाइथन टू फाइंड, ओ माय गॉड, ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी और सी प्लस प्लस पढ़ तो रहे, पाइथन नहीं पढ़ रहे, पाइथन नहीं पढ़ रहे, उनकी इच्छा नहीं पढ़े, हाँ, ओनली सी एंड पाइथन, सी एंड पाइथन, सी और पाइथन तो पढ़ेंगे लेकिन सी प्लस प्लस नहीं पढ़ेंगे, मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, ए पढ़ा जाएगा और सी पढ़ा जाएगा। सबको समझा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा गया, हाँ बस। कुछ लोग डेटा से घबराते हैं, डेटा से घबराना नहीं, जितना ज्यादा डेटा दिया है उतना अच्छा, सम अच्छा, 5 मार्क्स का सम है, मस्त सम, सो लेट्स डू इट। बाय विच प्रिंसिपल, बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बाय एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल, बाय एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल। तो बाय एक्सक्लूजन इंक्लूजन प्रिंसिपल क्या रहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज व्हाट, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हो गया बच्चों। चलो तो हम वैल्यूज डाल देते हैं, मुझे बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, टोटल स्टूडेंट्स 100 है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होना चाहिए, 100, तो 100, यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, ए में 65, बी में 45, सी में 42 माइनस ए इंटरसेक्शन बी में 20, बी इंटरसेक्शन सी में 15, ए इंटरसेक्शन सी में 25 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में पता नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में पता नहीं। चलो बच्चों एक कैलसी में डालो, 8 आया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये कितना आया, 8 आया। तो बच्चों इसको वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे अभी, क्योंकि फॉर्मूले से मुश्किल बन जाता है, जो चीजें फॉर्मूले से मुश्किल बन जाती है वही चीजें वेन डायग्राम से आसान लगने लगती है। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि यूज वेन डायग्राम, वेन डायग्राम यूज करो वेर एवर पॉसिबल। तो लेट मी से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और वेन डायग्राम में हमेशा कहां से शुरू करो, बीच में से, मिडल में से चालू करो। ये यूनिवर्सल सेट, पूरे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स है, 100, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब बीच वाला पार्ट, कितने स्टूडेंट्स है, 8। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, 20,
ये ऑलरेडी 8 है तो ऊपर कितने लिखो 12। अरे 12 प्लस 8 कितने होते हैं 20। किस किस को समझ में आ रही है मेरी बात? 20 मत लिख देना, गोबर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। 8 प्लस 12 20 सही है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में 25 है, 25 है, 8 सब्ट्रैक्ट करो, 25 माइनस 8 कितना होता है 17, 17 प्लस 8 25 सही है बच्चों। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी 15 है, इधर ऑलरेडी 8 है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए 7, 8 और 7 15। सबको समझ में आ गई मेरी बात? ओके अब ए में कितने बच्चे हैं 65, तो 65 में से आप 12 8 17 सब्ट्रैक्ट करो, 65 माइनस 12 8 17, ये कैलसी में टाइप करो, ऐसा ये पूरा टाइप करो, कितना आया सही में? ओके फिर उसके बाद में बी में कितना है 45 स्टूडेंट्स है, तो 45 माइनस 12 8 7, 12 8 7, ये कैलसी में टाइप करो, कितना आता है 18 है, कैलसी हाथ में ही रखो, कितना है यहाँ पे 18। ओके उसके बाद में बच्चों सी में कितने बच्चे हैं 42, तो 42 में से आप 17 8 7, 17 8 7 ये सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 10 आया। ओके मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूं। अब क्या पूछा क्या गया है ये, तो मैं आंसर दे देता हूं, आंसर आ चुका है, ड्राइंग देखना है आंसर लिखना है। आंसर 1, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में है लेकिन सी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, सी में नहीं है, सी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, इसको काट देता हूं ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा पार्ट नजर आ रहा है, आप ध्यान से देखो आपको कौन सा पार्ट नजर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का बस यही पार्ट नजर आ रहा है। आंसर कितना आया 12, तो 12 इज द आंसर। किस किस को समझ में आया? सी कॉम्प्लीमेंट मतलब सी नहीं होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का कौन सा पार्ट नजर आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का 12, तो 12 इज द आंसर। सब लोग समझ गए मेरी बात? तो आंसर कितना है 12, तो 12 बच्चे आएंगे जो ओनली सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखते हैं, पाइथन बिल्कुल नहीं सीखते। ऐसे कितने बच्चे हैं 12, 12 इज द आंसर। फिर आंसर नंबर 2 बोलो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी रहेगा लेकिन बी नहीं रहेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छुपा देता हूं। अब कितने बच्चे कितने 17, तो आपको समझा ये वेन डायग्राम कैसे पढ़ते हैं, तो आंसर कितना आया 17, तो 17 इज द आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो बच्चों स्टेप्स बोलो। सबसे पहले एस एन, लेट एस एन बी 2 + 4 + 6 + 8 + बोलो 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 2n इक्वल टू n इंटू, दिस इज गिवन। स्टेप्स मैंने बहुत बार सिखाया आपको। स्टेप 1 क्या करना रहता बोलो, टू प्रूव S1, टू प्रूव S1, टू प्रूव S1 बताओ। S1 के लिए LHS, LHS में कौन है 2 है, RHS N कौन है, अरे पुट क्या करना पड़ता है N इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 2 + 1 बताओ जरा, 2 इंटू क्या हो गया n जैसा क्यों है, सॉरी 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 सॉरी, n इंटू n + 1, तो n की जगह पे 1, 1 इंटू 1 + 1 बोलो 1 इंटू 2, आंसर क्या आया 2, सही है। चलो आई एम सो सॉरी, ये गलत हो गया, अब सही है बस। therefore LHS इक्वल टू RHS, S1 इज ट्रू। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बोलो बच्चों,
assume sk is true. Step number 2, assume sk is true. तो इसका मतलब क्या होगा, n की जगह पे k लिख दो, बोलो sk क्या आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, बोलो ना 2k इक्वल टू k इंटू k प्लस 1, k इंटू k प्लस 1, ये गिवन है. ये कैसे आया, पुट n इक्वल टू k, ऐसे करके आया. इतने 2 स्टेप्स भी आप लिख दो ना एग्जाम में, यू विल गेट 2 मार्क्स. ठीक है, बाकी 3 मार्क्स स्टेप 3 में आ जाएंगे. आसान है ना, ये क्या डिफिकल्ट है, आसान है, सब बच्चे कर सकते हैं. स्टेप 3 में क्या लिखना है, बोलो. स्टेप 3 में टू प्रूव sk प्लस 1, टू प्रूव sk प्लस 1 यूजिंग sk. तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, क्लेम, जो कि मुझे प्रूव करना है. क्लेम कैसे आएगा, बोलो. s n की जगह पे क्या लिखो, k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1. बोलो बच्चा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, बोलो ट्वाइस ऑफ n की जगह पे k प्लस 1. और आगे चल के क्या कर दूं, n की जगह पे k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1. n की जगह पे क्या लिखा मैंने, k प्लस 1, और n की जगह पे आगे k प्लस 1 प्लस 1. तो ये क्या होता है, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 क्या होता है, 2. k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 मुझे प्रूव करना है. LHS से शुरुआत होगी, LHS बोलो. 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, बोलो ट्वाइस ऑफ k प्लस 1. अब बोलो बच्चों, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसके पहले का नंबर क्या होगा, 2k. अरे k प्लस 1 के पहले का k होता है ना, तो 2k होगा ना. और k के बाद का नंबर, ऐसे क्यों लिखता हूं मैं हर बार, क्योंकि इसके लिए मैं क्या लिखना चाहूंगा, बोलो sk. ये देखो ना, ये कौन है, देखना 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2k, इसके आंसर क्या आएगा, k इंटू k प्लस 1. और ये जो वैल्यू है ये एज इट इज क्या कर लो, कॉपी पेस्ट. बोलो 2k इंटू ट्वाइस ऑफ k प्लस 1. सभी बच्चे समझ गए मेरी बात, ओके. अब क्या करेंगे हम लोग, k प्लस 1 एज इट इज रखो, बोलो कुठे, हाँ इकडे प्लस राहिला, ओके. हाँ ओके, तो k प्लस 1 दोनों में से कॉमन अंदर क्या रहेगा, बोलो k प्लस 2. यहां से k प्लस 1 चला गया, यहां से k प्लस 1 चला गया, इधर क्या रह गया, k प्लस 1 चला गया तो k रह गया, इधर k प्लस 1 चला गया, क्या रह गया, k प्लस 2. देखो तो प्रूव हो गया क्या, k प्लस 1 इंटू इक्वल टू RHS. Thus by mathematical induction SN is true, SN is true. हो गया बच्चों. चलो, व्हाट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ट्रूथ वैल्यू ऑफ RHS एंड LHS इज सेम, देन इट इज कॉल्ड एज लॉजिकली इक्विवेलेंट. लॉजिकल इक्विवेलेंस किसे कहते हैं, if truth value of LHS and RHS is same, then given preposition is called logically equivalence. ठीक है, तो जैसे कि यहां पे देखो, शो दैट नेगेशन ऑफ क्या बोला है, Q implies P
P और P and Q is logically equivalent to Q, ऐसा शो करना है मुझे। तो बच्चों शुरुआत कैसे करें मेरे को बताओ। पहले स्टेप P लिखो, फिर Q लिखो, फिर क्या करो बोलो। Q implies P, फिर क्या करो negation of Q implies P, फिर क्या करो, फिर P and Q, फिर negation of P implies Q, सॉरी Q implies P और P and Q। चलो चेक करते बच्चों। एक ही बार में समझ जाना चाहिए, ध्यान दो। P के लिए क्या लो, TT FF, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। आगे बोलो TF TF। किसी भी सही चीज को गलत कहना गलत है, लेकिन Q से P की तरफ देखो, सही चीज को गलत कहना गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट ट्रू ट्रू। समझ में आ गया। चलो अब इसका नेगेशन लो, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। कितना आसान है ये, मजा आता है। P एंड Q, एंड में कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स। और में दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे क्या है ट्रू ट्रू ट्रू। ओ सॉरी, सेकेंड वाला फॉल्स था, ट्रू फॉल्स। गाइज यू कैन चेक हियर, ये और Q चेक करना है ना, Q दोनों देखो ना, TT TF TF, ये भी क्या है TF TF। सो क्लियरली negation of Q implies P और P and Q is logically equivalent to Q as their truth value are same। तो ये हो गया 5 मार्क्स के लिए। कितना आसान सम पूछा था। ओके तो गिवन मैं बता देता हूं, ऊपर देखो, फाइंड A इज रिलेटेड टू B इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं प्रूव करना है। तो A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, R कैसा रिलेशन है, ऑल A कॉमा B का रिलेशन है जिसमें A माइनस B करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर 0 आना चाहिए। तो वो कब पॉसिबल है, 0,0 के लिए, क्योंकि 0 माइनस 0 करो और डिवाइड बाय 2 करो आंसर क्या आता है 0 आता है। फिर 2,2 के लिए भी पॉसिबल है, कैसे, 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 करो तो 0 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आता है 0। फिर 4,4 के लिए भी वो पॉसिबल है, 4 माइनस 4 और डिवाइड बाय 2 करो तो 0/2 आंसर क्या आता है 0। नेक्स्ट किसके लिए पॉसिबल है 6,6। नेक्स्ट 8,8 के लिए पॉसिबल, नेक्स्ट 10,10 के लिए पॉसिबल है, बस इससे ज्यादा और नहीं। अब रिलेशन तो मैंने फाइंड कर लिया, अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फॉर R टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, फॉर R टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन 3 चीजें उसने सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो 3 चीजें कुछ इस तरह से है। पहला बोलो, पहला क्या होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, देखो मैं लिख के देता हूं, क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, क्लियरली फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, मतलब जितने भी एलिमेंट्स A में मौजूद है उनके लिए x, मौजूद है R में, x, बिलोंग्स टू R। जैसे 0 A में मौजूद है, 0,0 है क्या इसमें, हाँ है। 2 मौजूद है A में, 2,2 मौजूद है, हाँ है। 4 मौजूद है तो 4,4 भी है, 6 है तो 6,6 भी है। तो x अगर इसमें है तो इसमें x भी है। तो ऐसा अगर ये है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है। ये ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ यार, क्योंकि x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर क्या आता है 0। ठीक है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव।
सो आर इज इंप्लाइज दैट, ये क्या है, इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये कंटिन्यूएशन में, हा, सेकेंड पॉइंट क्या प्रूव होना चाहिए, बोलो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या फंडा है, सिमेट्रिक कब कहलाता है, फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये डेफिनेशन लर्न होने चाहिए, हर बच्चे के लर्न होने चाहिए, लिख लिख के होते हैं वो लर्न, पढ़ के नहीं लर्न होंगे, लिख के लर्न होंगे। इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा R में। ये सारे मिरर इमेज है, इनके लिए तो हमेशा ट्रू होगा, विच इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स, विच इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट्स, all elements which belongs to relation R। नेक्स्ट सिमेट्री के बाद कौन सा है, ट्रांजिटिव। जो पहली बार देख रहे होंगे ना इसको, उनको नहीं समझ में आएगा, जिनकी स्टडी हो गई है उनको समझ में आ रहा है। ट्रांजिटिव जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन्होंने लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, फिर से लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर समझेगा। ट्रांजिटिव ट्रू है, क्यों ट्रू है, क्योंकि ट्रांजिटिव में कैसे रहता है, x कॉमा वाई एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू r। x कॉमा वाई एंड y कॉमा z अगर बिलोंग कर रहे हैं I को, तो x कॉमा z भी किसको बिलोंग करेगा, R को। इसमें वो चेक करने की जरूरत ही नहीं, x कॉमा z भी बिलोंग कर रहा है R को, क्योंकि सारे देखो 0,0 0,0 बिलोंग टू R, सो 0,0 ऑल्सो बिलोंग टू R। x भी तुम ही हो, y भी तुम ही हो, z भी तुम ही हो, ऐसे टर्म्स इसमें है, तो इट इज ट्रांजिटिव। सो ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो हम लिख देंगे लास्ट में, एज ऑल थ्री कंडीशंस आर ट्रू, एज ऑल थ्री कंडीशंस आर ट्रू, thus R is इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट सम, राइट द पेयर्स एंड ड्रॉ द हसी डायग्राम फॉर द डिफाइंड सेट X A is related to B such that it is set of all elements A, B such that A divides B for all A, B which belongs to X। तो X दिया हुआ है, चलो मैं काम शुरू कर देता हूं। X गिवन है, X कैसे गिवन है बोलो भाई, 10 20 30 40 60 ओ सॉरी 50 60 80 100। फिर से एक बार X लिख लेना चाहिए ताकि रिलेशन R लिखने में आसानी होती है। 10 20 30 40 50 60 80 100, सही है। ओके, तो रिलेशन कैसे होगा, A डिवाइड्स B, सारे एलिमेंट्स जहां पे A डिवाइड्स B है, A डिवाइड्स B, तो बोलो भाई कैसे रहेगा। पहले एलिमेंट 10, 10, यस 10 10 को डिवाइड करता है। फिर दूसरा एलिमेंट 10, 20 20 डिवाइड बाय 10 आंसर क्या आता है, 2 आता है ना, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट बोलो बच्चा 10, 30 10, बहुत एलिमेंट्स आएंगे इसमें, 10, 50 10, 60 10, 70 नहीं है क्या, तो झगड़ा मत करना टीचर से कि यहाँ पे 70 होना चाहिए था, आप नहीं हो एग्जामिनर, एग्जामिनर वो लोग है, तो मत लिखना। 10, 100। कुछ लोग टीचर को बुला लेते, सर इधर 70 होना चाहिए था, इधर 90 होना चाहिए थे। 2-3 लोगों से पूछ लेते, इधर 70 और 90 होना चाहिए ना, मतलब उसको जो आ रहा है वो भी नहीं आता। फिर ऐसे रहते ना एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे बच्चे रहते, उनसे बच के रहो। चलो फिर बोलो भाई 20 का 10 20, 10 लिखूं नहीं, क्योंकि 20 डिवाइड बाय 10 क्या आता है आंसर, सॉरी 20, 10 लिख दिया, 10 डिवाइड बाय 20 आंसर कितना आता है 1/2, तो नहीं होगा। 20, 10 मत लिखो, 20, 20 आएगा ना, 20, 30 नहीं आएगा। आगे बोलो बच्चा, यस 20, 40 आएगा, यस, क्योंकि 40 डिवाइड बाय 20 आंसर 2 आता है। नेक्स्ट बोलो 20, 50 नहीं आएगा, 20, 60 आएगा, 20, 80 यस बोलो या नहीं बोलो, आएगा। 20, 100 आएगा क्या, आएगा।
सर इतना फास्ट कैसे कर लेते? अरे आसान है बेटा, 100 डिवाइड बाई 20 आंसर क्या आता है? 5। इफ इट इज अ सॉलिड नंबर है तो रुक जाओ। चलो नेक्स्ट 30 के लिए बोलो। 30,10 नहीं आएगा, 30,20 नहीं आएगा, 30,30 लिखू क्या? नेक्स्ट बोलो 30,40 नो, 30,50 नो, 30,60 यस। आगे बोलो 30,80 नो, 30,100 नो। आगे बोलो 40, डायरेक्टली 40, फिर 40,60 नो, 40,80, फिर बोलो 40,100 नो, 50, 50,100। आगे 60 के लिए 60, और कोई है नहीं। 80 के लिए 80,80, फिर नेक्स्ट 100, 100। तो ये इतने सारे एलिमेंट्स आ गए रिलेशन आर में। तो रिलेशन आर बन गया। अब बनानी है मेरे को हंसी डायग्राम। तो बच्चों कितना मस्त समय है। रिलेशन आर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और हंसी डायग्राम के लिए रिमेनिंग 3 मार्क्स मिलेंगे। तो हंसी डायग्राम सबसे छोटे नंबर से शुरू करो। 10, फिर नेक्स्ट नंबर 20 उसके ऊपर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट बोलो 30 उसके ऊपर। 30 डिवाइड करता है ना? गलत हो गया ना? 20 थोड़ी डिवाइड करता है 30 को, ऐसे बाजू में लिखेंगे 30 को, बरोबर है? ओके। फिर उसके बाद में 10 डिवाइड करता है, हाँ। और कौन है? 40 का बनाओ 30 के ऊपर नहीं, 20 के ऊपर 40। फिर नेक्स्ट बोलो 50 का बनाओ, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं, साइड में इधर क्या बनाओ 50, क्योंकि 50 सिर्फ 10 ही डिवाइड करता है, ये कोई नहीं डिवाइड करता। फिर और नेक्स्ट कौन है? 60 का बनाओ 30 के ऊपर, 30 के ऊपर ये क्या लिखो 60। और बोलो हैं 20 से भी डिवाइड होता है, हाँ तो ऐसा जोड़ दो बस। 40 नहीं ना, 60 40 नो संबंध। फिर नेक्स्ट कौन है? 80 ऊपर आएगा, हाँ। फिर नेक्स्ट 100 को कौन कौन डिवाइड करता है? 20 50, तो 100 यहां पे लिखता हूं मैं। 100 को 20 भी डिवाइड करता है, 50 भी डिवाइड करता है और 10 भी, ठीक है। तो दिस इज हसे डायग्राम। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो अगला सवाल, सबसे आसान वाला सवाल। सबसे पहले गिवन लिखो f of x 2x + 5 g of x। ये सवाल आप ऑब्जर्व करना, हर बार एग्जाम में आया हुआ है, एग्जामिनर्स फेवरेट। तो बच्चों आंसर नंबर 1 f of g of 5। तो f of g of 5, g of 5 क्या रहेगा? g of x 5x + 2 है, g of 5 क्या रहेगा? 5 × 5 + 2, 5 5 = 25, 25 + 2 27। f of x 2x + 5 है, तो f of 27 2 × 27 + 5, कैल्सी में डालो, आंसर बताओ जल्दी। 54 + 5 59 इज द आंसर। तो कितना आसान है देखो ना, आधे मार्क्स मिल गए। आंसर नंबर 2 बोलो f of g of 2 प्लस g of f of 2 कैसे करोगे? f of g of 2 प्लस g of f of 2। चलो g of 2 क्या रहता है? 5 × 2 + 2। f of 2 क्या रहता है? 2 × 2 + 5। जल्दी एकदम स्पीड में, 5 2 = 10, 10 + 2 12, 2 2 = 4, 4 + 5 9। f of 12 क्या रहेगा? 2 × 12 + 5। g of 9 क्या रहेगा?
5 इंटू 9 प्लस 2, सही है। तो 2 इंटू 12 24 प्लस 5, 9 5 द 45 प्लस 2, 45 प्लस 5 50, 50 प्लस 24 74, 74 प्लस 2 76, 76 इज द आंसर। दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट सम, चलो अब ये क्या है, इफ x is 10 20 30 40 50, x क्या है 10 20 30 40 50। चलो रिलेशन सेट लिखने के लिए फिर से 10 20 30 40 50 करते हैं। चलो a is related to b, रिलेशन सेट कैसे दिया है, all elements a, b such that a divides b for all a, b belongs to x, for all a, b belongs to x। तो मुझे प्रूव करना है फाइंड अ रिलेशन a आर b एंड इज अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और नॉट। पोसेट है कि नहीं वो प्रूव करना है। तो पोसेट है कि नहीं प्रूव करने के लिए रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना जरूरी है। तो पहले रिलेशन सेट एस्टेब्लिश करते हैं। ऐसे एलिमेंट ढूंढो जहां पे b जो है ना वो डिविजिबल है a से। तो 10 10 यस, फिर 10 20 चलेगा क्योंकि 20 डिवाइड बाय 10 1 आता है। 10 30 भी चलेगा, 30 डिवाइड बाय 10 3 आता है। 10 40 भी चलेगा, 10 50 भी चलेगा, इनका डिवीजन पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट बोलो 20 10 नहीं चलेगा, 20 20 चलेगा, बोलो 20 30 नहीं चलेगा, 20 40 चलेगा, 20 50 नहीं चलेगा, 30 10 नॉट अलाउड, 30 20 नहीं, 30 30 यस, 30 40 नॉट अलाउड, 30 50 नॉट अलाउड। नेक्स्ट बोलो 40 10 नो, 40 20 नो, 40 40 चाहिए डायरेक्ट। आगे बोल बच्चा 40 50 भी नहीं, डायरेक्टली कौन है अभी, सबको समझ में आ गया। अगला जो नंबर है वो पिछले नंबर से डिवाइजेबल होना चाहिए, डिवाइड कर दो तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फॉर रिलेशन टू बी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट it must satisfy 3 condition. For relation to be partially ordered set, यानी उसी को क्या बोलते हैं पोसेट। इसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। पहला कंडीशन कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब x, x 2, 2 10, 10 ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्लियरली x डिवाइड्स x, क्लियरली x डिवाइड्स x, तो कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करता है। तो 10, 10 मौजूद है, 20, 20 मौजूद है, 30, 30 मौजूद है, 40, 40 मौजूद है, 50, 50 भी मौजूद है। तो इंप्लाइज दैट x, x क्लियरली बिलोंग्स टू R, तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद नेक्स्ट क्या चेक करते हैं बच्चों बताओ, एंटीसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। बोल बच्चा, एज x डिवाइड्स y, एज x डिवाइड्स y, y डिवाइड्स x एंड y डिवाइड्स x, ऐसा जहां पे भी होगा वहां पे x और y दोनों सेम पाइचे। हाँ 10, 10 के लिए दोनों क्या है सेम है, 20, 20 के लिए वो लागू है ये चीज। तो 20 और 20 दोनों क्या है इक्वल है, 30, 30 के लिए दोनों इक्वल है, 40, 40 के लिए दोनों इक्वल है, 50, 50 के लिए दोनों क्या है इक्वल है। तो ये ट्रू है, तो एंटी सिमेट्री भी ट्रू है, इंप्लाइज दैट R इज एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलो बच्चा कौन सी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मतलब वही x y का रिश्तेदार है, y z का रिश्तेदार है, उस हिसाब से x z का भी रिश्तेदार है।
as x divides y, y divides z implies that x divides z implies r is ट्रांजिटिव। इसका एग्जांपल दूं मैं आपको, रुको 2 मिनट। हाँ देखो 10 डिवाइड्स 20, ओके 20 डिवाइड्स 40, तो 10 डिवाइड्स 40 है क्या? हाँ है, ठीक है, तो उसका एग्जांपल भी मैंने दे दिया। दस आर इज अ पोसेट, तो लास्ट सेंटेंस में लिख देता हूं देयरफॉर आर इज पोसेट। सो आर इज पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, तीनों कंडीशन ट्रू है तो आर क्या है? पोसेट है। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 4b। ओके, A is given, a relation set of A is defined as, relation set is defined as A related to B is how? It is set of all elements A comma B such that A divides B for all A comma B which belongs to A। तो बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जहां पे A डिवाइड्स B होना चाहिए। 1, 1, यस। 1, 2, यस। 2 डिवाइड बाय 1 2 होता है ना। 1, 4, 1, 8, बोलो जल्दी जल्दी। 1, 16, 1, 4, 24, 1, 32, 1, 48। चलो नेक्स्ट 2, 1 नहीं हो सकता। 2, 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 24, 2, 32, 2, 48 सारे एलिमेंट्स आएंगे। आगे 4 का बोलो। 4, 1 नहीं हो सकता। 4, 2 नहीं हो सकता। 4, 4, 8 बोलना। 4, 16, 4, 24, 24 डिवाइड बाय 4 पॉसिबल है? यस 6 होता है। 4, 32 इज इट देयर? यस। 4, 48 यस सर। नाउ 8 का 8, 1 नहीं है। 8, 2 नहीं है। 8, 4 नहीं है। 8, 8, 16 24 डिवाइड बाई 8 होता है क्या? 8 होता है क्या? हाँ 8, 24। नेक्स्ट बोलो 8, 32। 8, सच में होता है ना? 48 डिवाइड बाई 8 पॉसिबल है? यस। 8 कितना था? 24। 8 3 24 ना। ठीक है चलो होता है। चल नेक्स्ट बोल। चल 16 के बारे में तेरा क्या ख्याल है? 16 डायरेक्टली 16। 16, 24 नहीं होता। 32 होता है। 16 के टेबल में 48 आता है क्या? सच में होता है क्या? 16 3 16 2 32 होता है। 16 3 बोल 48 आ गया। नेक्स्ट लास्ट बोल। चल 32 ना। 30 हो 24, 24 आगे 24, 48 आगे। चल 32, और कोई होगा क्या? नहीं। 48, 48। तो बच्चे अच्छे से लिख लेना, ठीक है? मैंने थोड़ा शायद भी लिखा होगा लेकिन तू एग्जाम में अच्छे से लिखना। समझ में आ गया? ओके तो ये आधा तो हो गया। अभी राइट रिलेशन A to B। दिस वाज आंसर नंबर 1। दिस वाज आंसर नंबर 1। राइट एनी टू चेन रिलेशन A to B ऑन सेट A। तो उसके लिए हंसी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। हंसी डायग्राम कैसे आएगी? देखो 1 फिर कौन है? 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। सब लोग डिवाइड करते हैं ना 16 को? यस। फिर 16 के बाद क्या आएगा? 16 के बाद 32 आएगा। 24 नहीं आ सकता क्योंकि 24 को 16 नहीं ना डिवाइड करता। 24 पैरेलल में ऐसे चला जाएगा। 24 को 8 भी डिवाइड करता, 4 भी डिवाइड करता, 2 भी 1 भी। ओ सॉरी 24 ऊपर नहीं आ सकता। 24 ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर कौन आएगा? 32। फिर नेक्स्ट बोल 48। 48 को कौन कौन डिवाइड करता है? 48 को 16 भी डिवाइड करता है, उसके नीचे के सारे लोग।
और 24 भी डिवाइड करता है और उसके नीचे के सारे लोग. सो दिस इज द हसी डायग्राम. दिस इज द हसी डायग्राम. आंसर नंबर 2, चेन कौन से है? आंसर नंबर 2, चेन कंटिन्यूअस होती है. कौन सी? 1 2 4 8 16 32. ये एक चेन है. और एक चेन बता. 1 2 4 8, देख 1 2 4 8 24 48. 24 48 are example of chain. Are examples of. समझ में आया बच्चों चेन क्या होती है? चेन कंटिन्यूअस होती है. आंसर नंबर 3 बोलो क्या होता है? एंटी चेन. एंटी चेन. एंटी चेन क्या है बोलो? 16 और 24 इसमें कोई संबंध है क्या? नहीं, तो एंटी चेन है 16, 24. और बोलो. यस, 32 और 48 में भी कोई संबंध नहीं. These are example of एंटी चेन. ठीक है, और एग्जांपल आप ला सकते हैं. उसने कुछ एग्जांपल पूछे, राइट एनी टू बोला है ना, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो. तो इसको सॉल्व कैसे करते देख. गिवन एफ ऑफ एक्स क्या है? 16x² + 12. तो शुरुआत ऐसे करनी चाहिए. लेट y = 16x² + 12. अब ये y इन टर्म्स ऑफ x है ना. x को मैं अगर इन टर्म्स ऑफ y लेके आ जाऊं तो वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है ऐसा बोलना चाहिए. और एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. दो या दो से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. तो भाई कैसे करेंगे? Therefore y - 12 = what? 16x². तो y - 12 डिवाइडेड बाय 16 = क्या आया? x². तो गाइस x² = क्या आया? y - 12 डिवाइडेड बाय 16 आया. तो x क्या आया बोलो, कोई बताएगा? इट इज आइदर प्लस और माइनस √y - 12 अपॉन 16. यानी x का वैल्यू आइदर प्लस √y - 12 अपॉन 16 का अंडर रूट क्या रहता है? 4, या फिर माइनस. तो दो आंसर्स आ रहे हैं, तो नहीं चलेगा. इट इज नॉट अ फंक्शन. 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 क्योंकि इसके कितने वैल्यूज आ रहे हैं? 2 वैल्यूज आ रहे हैं. मैं डेफिनेशन लिखवा के देता हूं फंक्शन का. डेफिनेशन क्या आता है फंक्शन का? y = f of x. Let y = f of x. Then x = f inverse of y is inverse of the function. यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. f ये साइड जाएगा तो क्या होगा? f इनवर्स. तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं है, दो अलग अलग वैल्यू है, तो ये फंक्शन नहीं है.